गुड मॉर्निंग, कैसा गया? ठीक लिखे ना सब? हाँ। और नागपुरी ने ना फंसा। नागपुरी में पढ़े तो बहुत है, लेकिन जितना लिखना चाहिए उतना ही लेकिन लिखे फिर इस बार वैसा कोई हुआ ना टेंशन? अच्छा था। तब तो बढ़िया। चलिए ठीक है, बढ़िया लिखिए। अब नेक्स्ट पे, या अभी आने दीजिए रिजल्ट, कुछ दिन में आइए जाएगा। शायद पेपर चेक हो रहा है, ठीक है? तो हो सकता है 10-12 दिन में आंसर हो, रिजल्ट आ जाए। ठीक है, रेडी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लास्ट हुआ था? अच्छा, महासागरीय परिवर्तन के प्रभाव, ठीक। ये लिखे थे हम लोग, ये दावानल। हाँ, उसी में एक और लिख लीजिए, ये प्रजाति के विलुप्त होने का लिखे थे, कुछ खतरा लिखे तो इसी में ठीक है, लिखे। जलवायु परिवर्तन के कारण, मतलब वो जो लिख रहे थे ना, क्या लिख रहे थे हम लोग? प्रभाव ना। प्रभाव में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रभाव में नेक्स्ट पॉइंट, कई वनस्पति एवं जंतु के विलुप्त होने का खतरा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो प्रभाव लिख रहे थे ना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, लास्ट लिखे थे महासागरीय स्तर में वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कई वनस्पति एवं जीव जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा। कई वनस्पति एवं जीव जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा। आपदा लिखे थे? आपदा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है। अच्छा, एक और लिख लीजिए, अनुसंधान में कमी। रिसर्च, अनुसंधान यानी रिसर्च। ठीक है। कारण हो गया, प्रभाव हो गया, ठीक है। अब लिखिए जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के उपाय। जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के उपाय।
हम तो ये भी बोले थे उपग्रह भी आया ना, प्रदूषण ही बोले थे हम। हाँ बायो में दे दे, चलिए वो फायदा हो जाता जो इधर पढ़ता। और ऊर्जा में तुम बोले ही थे दोनों पढ़िए, दो में से एक में भिड़ेगा ही भिड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के उपाय, पहला पॉइंट लिख लीजिए, वनों की कटाई पर रोक एवं वृक्षारोपण। वनों की कटाई पर रोक एवं वृक्षारोपण। वनों की कटाई पर रोक एवं वृक्षारोपण। ठीक है। सभी तरह के प्रदूषणों को कम करना। सभी तरह के प्रदूषणों को कम करना। सभी तरह के प्रदूषणों को कम करना। थर्ड, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। 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 चौथा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का या नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत स्लैश देखें नवीकरणीय स्रोत, यानी जिनसे प्रदूषण ना हो। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत या नवीकरणीय स्रोत का उपयोग। नेक्स्ट, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों। अपशिष्ट यानी वेस्ट। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ठोस, द्रव, गैस, तीनों का हम बात बोल रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस रूप में अगर कोई अपशिष्ट निकल रहा है, द्रव्य रूप में निकल रहा है या गैस रूप में, तीनों। तो ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा ठोस, द्रव, गैस लिख के। का शुद्धिकरण के पश्चात, अपशिष्टों का शुद्धिकरण के पश्चात ही वातावरण में उत्सर्जन। शुद्धिकरण के पश्चात ही वातावरण में उत्सर्जन। शुद्धिकरण करने का मतलब क्या? फिल्टर करेंगे उसको, ठीक है, रिफाइन कर देंगे फिर से, या उसको बोल देंगे क्या, प्यूरिफाई कर देंगे, कि जो बहुत हार्मफुल चीज़ है उसको कम मात्रा में निकले या ना के बराबर निकले, या उसको किसी दूसरे में बदल दे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है तो उसको रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे, तो वो लिखे हैं, ठीक है। वातावरण में उत्सर्जन यानी वातावरण में छोड़ना, उत्सर्जन। फिर लिख लीजिए संसाधनों का उचित उपयोग। संसाधनों का उचित उपयोग। संसाधनों का उचित उपयोग। ठीक है, इतना काफ़ी है, और आप लोग को मिलेगा तो इसको बढ़ा लीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आए 32 नंबर में, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 4-4, 5-5 कर सकते, कोई भारी चीज़ नहीं। इससे पहले बहुत बार ये सब लिखे हैं। उपाय देखिए लगभग सब में एक होगा, खास करके वनों की कटाई सबके लिए है, मृदा का बचाव भी होगा, वायु प्रदूषण के लिए भी होगा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन सबके लिए होगा, लगभग सबके लिए। वृक्ष लगाना सबके लिए। कारखाना वाला जो बोले वो भी लगभग सबके लिए, क्योंकि कारखाना से क्या हो रहा है, वायु तो प्रदूषण हो ही रहा है,
जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, ठीक है, ओजोन परत हो रहा है, सब हो रहा है। तो उसको लिखना, आप कारखाना में क्या लिख सकते हैं कि कारखाना को थोड़ा दूर रखा जाए शहरों से, उसके बाद उसमें रिफाइन कर दिया जाए, वेस्ट मटेरियल का पुनः उपयोग हो सके, रिसाइकल हो सके, ऐसा व्यवस्था किया जाए। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। और क्या लिखे थे हम लोग, हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा। ये तो आप लोग सब जान रहे हैं क्योंकि आज का समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नवीकरणीय ऊर्जा है। और नवीकरणीय ऊर्जा इसलिए क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है और इसका निरंतर इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है, बस थोड़ा सा भी कॉस्टली है, नहीं तो बाकी सब चीज़ ठीक है। बाकी जितने भी पारंपरिक स्रोत है सब में क्या है, प्रदूषण है। प्रदूषण के साथ साथ उनके खत्म होने का खतरा बरकरार है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये है। और पहले ही बताए थे कि ऊर्जा, याद रखिएगा, अभी का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है पूरा वर्ल्ड के लिए। सब कोई ऊर्जा ही के पीछे भाग रहा है, जितना तरह से ऊर्जा मिल सकता है, निकल सकता है, यही काम हो रहा है। इसलिए किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में याद रखिएगा, ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा से सवाल पूछ ही देता है या पूछने का कोशिश रहता है। अब ऊर्जा को आप दो डायरेक्शन में ले जाइएगा। एक, फिजिक्स में जो पढ़ाएं, ऊर्जा जो पढ़ाए थे ना, यांत्रिक, अयांत्रिक सब, एक वो याद रखिएगा और दूसरा एक ये, ठीक है। तो सब ऊर्जा ही का रूप है, आप जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ जो ऊर्जा का हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा बेसिकली, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर देखिएगा तो यांत्रिक और गतिज ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, पानी गिरा रहे, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा हुआ ना, ये भी गिरा, वो भी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये सब थोड़ा बस खाली माइंड में सेट रखिएगा, बोल क्या रहे या लिख क्या रहे, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। ऊर्जा बहुत सारा है, पहले ही बताया, बहुत ऊर्जा है, लेकिन किसका कहाँ पे उपयोग होना है उसको ध्यान रखना है। जैसे मोबाइल में हम लोग सब ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, किसका उपयोग कर पाएंगे मोबाइल में? अरे चार्ज किससे होता है, तो विद्युत ऊर्जा होगा ना। और अगर इसके अंदर बैटरी का बात करें तो बैटरी क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। यही दो ऊर्जा का ना काम हो रहा है, और तो नहीं हो रहा। अब पंखा चलाना, पंखा चलाने में किस किस ऊर्जा का काम हो रहा है, विद्युत ऊर्जा, और जब ये घूम गया तो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यही दो याद रखिएगा। जब भी हम लोग बात करेंगे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंदाजी नहीं बोलना। जब हम लोग फिजिक्स में प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश ऊर्जा का बात होता है, ध्वनि पढ़ते हैं तो ध्वनि ऊर्जा का बात होता है, चुंबकीय सब पढ़ेंगे तो चुंबकीय ऊर्जा, अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, आधुनिक भौतिकी, तो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अभी जो दुनिया जा रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का भी काम है, विद्युत ऊर्जा का काम है, प्रकाश ऊर्जा का काम है। यही 3-4 चीज़ पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि सब चीज़ इसी पे है। और लास्टली क्या चीज़ बनना है, विद्युत ऊर्जा, क्योंकि विद्युत से ही आजकल सब चीज़ चल रहा है। क्योंकि गैर वैकल्पिक स्रोत यानी जो पारंपरिक स्रोत था, कोयला, पेट्रोल, ये सब को कम करने का कोशिश किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या है क्या नहीं है, अब वो अलग बात है, कुछ नहीं बुझा रहा तो लिख दिए, वो अलग है। नहीं तो क्या है, जैसे इस बार क्या आया था, वैश्विक ऊर्जा संकट फिर से आ गया, दोबारा रिपीट हो गया था कुछ। तो वैश्विक ऊर्जा संकट यही है, कहाँ कहाँ पे ऊर्जा की कमी हो रही है, क्षमता नहीं है, क्या कमी हो जा रही है, किसके चलते काम नहीं हो पा रहा, रुक जा रहा। तो ये सब याद रखिए। जैसे भारत का बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो रहा है ना, बहुत सारा फैक्ट्री खुल ही नहीं पा रहा है, कारण संसाधन की भी कमी है। तो संसाधन में सब कुछ आ गया, भूमि संसाधन, जल संसाधन, फिर खनिज संसाधन। उसके बाद अगर थोड़ा सा और देखें तो विद्युत की कमी हो जा रही है, विद्युत सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चलते नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, लगभग इधर वाला टॉपिक सब हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, जो CDPO दिए थे उसमें एगो फिजिक्स से क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का घरेलू प्रवेश था ना, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, ये सामान्यता होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा पूछा था शिखर बिंदु, पीक पॉइंट। तो पीक को ऐसे नहीं, पीक को फिर निकालना पड़ता, वो 11-12 में पूरा दिया हुआ डिस्कशन। तो 220 × √3 से गुना करेंगे तो 311 वोल्ट आएगा, इसीलिए उसमें आंसर वो दिया,
ठीक है, पहले हमको भी लगा था कि शायद, लेकिन फिर जैसे हमें आंसर मिला है तो देखिए क्वेश्चन में पीक वैल्यू लिखा होता, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, पीक वैल्यू। तो अधिकतर जन वही मारे होंगे 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, जिनको पता है, क्योंकि भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का और 220 वोल्ट विभवांतर का ही करंट घरों में आता है। और अगर फैक्ट्री का बात करें तो 440 वोल्ट चल जाता है, वहाँ ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ घर में इतना 220 वोल्ट में आपका जितना इंस्ट्रूमेंट है सब चलेगा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जितना सब। उसके अलावा आप उस वैसा यूज नहीं करते हैं, अगर वो यूज करते तो फिर वो फैक्ट्री का श्रेणी में चल जाएगा। जैसे अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा कम प्रेशर वाला वेल्डिंग मशीन आ गया है जो घर में आपका डायरेक्ट करके कर देता है। कुछ साल पहले जाइए तो वेल्डिंग मशीन आपका घर से नहीं चलता था, और अगर आप गलती से लगा दिए तो देखिए बल्ब एकदम बल्द होने लगता था। ठीक है, उस सब पावर खींचे, क्योंकि वो 220 वोल्ट से ज़्यादा में काम करता। तो जो करने आता था वो क्या करता था, बाहर सीधा तार में फंसा के करता था, क्योंकि घर में करना है। और चूँकि फैक्ट्री के लिए उसके पास लाइसेंस है तो 440 वोल्ट उसके पास आ रहा है। तो ये अंतर था। उसमें देखिएगा पीक वैल्यू लिखा है, शिखर बिंदु, इसीलिए 311 वोल्ट होगा, 50 हर्ट्ज और 311 वोल्ट, इसीलिए वो आंसर दिया। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हमेशा काम देगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे जनरल कंपटीशन हो, आता है ये सब सवाल कि कब कहाँ आता। और फ्रीक्वेंसी इसलिए है आवृत्ति, क्योंकि हम शायद बोर्ड में बनाए थे, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे ऐसे मूव करता है ग्राफ का शेप में, और डिजिटल करंट ऐसे। तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा वो सब चीज़। ठीक है, देखिए एक बार सिलेबस। वायु प्रदूषण हो गया, जल हो गया, ध्वनि हो गया, मिट्टी हो गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, फिर आपका जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ओजोन परत, अम्ल वर्षा हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया। ठीक है, एक बचा खाली जैव विविधता, वो आज हो जाएगा, और एक वातावरणीय कानून। ठीक है, अब होगा तो कल से हम लोग फिर साइंस टेक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वाह बढ़िया बढ़िया। और देखिएगा IBPS क्लर्क का फॉर्म आया हुआ बैंक का। ठीक है, आज से भरा रहा है 21 तारीख तक, तो अगर इच्छा हो तो भर सकते हैं। बैंक क्लर्क का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, PT में 35 क्वेश्चन मैथ्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 क्वेश्चन इंग्लिश। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है। और उसके बाद फिर मेंस होगा, तो मेंस में कंप्यूटर आ जाएगा और थोड़ा सा GA, जनरल अवेयरनेस, GS नहीं, जनरल स्टडीज़ नहीं, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मुख्यतः करंट अफेयर्स और आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स से बैंकिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेगा। तो मन है तो भर सकते हैं, अच्छा एक बार कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैव विविधता। और एक और JSSC फिर से वो फॉर्म निकाला है ना 10th लेवल पर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है, अगर इच्छा है तो भर सकते हैं। सिलेबस देखिए इजी है, ज़्यादा टफ नहीं, और आप लोग के लिए इजी होगा और। ठीक है, क्योंकि पढ़ भी रहे हैं और बहुत कुछ है, तो ज़्यादा नहीं। वो भी 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम भी वही लेवल का होगा, तो आप लोग के लिए मौका, अगर इच्छा है तो भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो है ये फ़िलहाल लेके फिर आगे देखा जाएगा जब होगा। लिखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग। जैव विविधता शब्द का प्रयोग। जैव विविधता शब्द का प्रयोग। यूज ऑफ वर्ड बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग
जैविक विविधताओं को व्यक्त करने के लिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग जैविक विविधताओं, जैविक विविधताओं को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनके बीच भिन्नता जब बात किया जाता है तो किसका बात किया जाता है? जैव विविधता। विविधता का मतलब अलग अलग, जैव का मतलब जीवित, तो इसी का बात करेंगे हम लोग। क्योंकि निर्जीव चीज़ के लिए भी आप विविधता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं। जैसे यहीं पे निर्जीव चीज़ का देख लीजिए, कुर्सी है ना, अलग, कैमरा है अलग, बोर्ड है अलग, बोतल अलग, हेलमेट अलग, ये पेन अलग, सब अलग, स्पीकर अलग, सब अलग। तो ये क्या हुआ? विभिन्नता आप बता सकते हैं कि क्या क्या है। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु में क्या हो जाता है कि आपको देख के लगेगा अरे तो वही है। जैसे बिल्ली का प्रजाति ना बाघ तक जाता है, तो बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या है क्या। भले नाम अलग है लेकिन प्रजाति अलग हो जाता है, फिर उसका रूप अलग, ये अलग, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, तो बताना मुश्किल। अच्छा, इतने ज़्यादा यहाँ वैरायटी हैं पृथ्वी पे कि हम बता नहीं पाएंगे उसको कितना है। आप लोग जंतुओं का वर्गीकरण ये सब पढ़ें, या जैविक का वर्गीकरण जिसमें मोनेरा और क्या क्या है, प्रोटेस्टा, ये सब हो गया, याद हो गया सब? कौन सा किस में आता है? तो बेसिकली 6 ही है ना, 6 में सब आ जाता है। तो देखिए, अच्छा 5 है, तो उतना में आया, ठीक है। तो उसमें डालना पड़ा कि ऐसे ऐसे। अभी आप देख लीजिए, अगर बरसात में देखिएगा तो कीड़ा ही का बात कर लीजिए, आपको बहुत तरह का कीड़ा दिख जाएगा, बहुत, आपको पता ही नहीं चलेगा ये भी होता है ये भी होता है। या उड़ने वाला में भी देख लीजिए, अभी नया नया तरह का दिखेगा, क्योंकि बरसात है, वो लोग का जनन क्षमता इसी समय बहुत ज़बरदस्त होता है, तो देखिए वो लोग दिखेगा आपको। तो ऐसा बहुत चीज़ है। इवन ये भी देख लीजिए कि हमारे शरीर को प्रभावित करने में भी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है यानी कवक है, सब है ना, जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ सब है। तो बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग को नहीं पता रहता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए बात बोला जाता है जैव विविधता। और आपको पारिस्थितिकी तंत्र में भी हम पढ़ाए हैं कि हर जीव का अपना अपना महत्व है, था ना, हर जीव का महत्व। अगर एक भी ग्रुप का आदमी ख़त्म हुआ तो अगला ग्रुप परेशान हो जाएगा, और अगला ग्रुप परेशान हुआ तो सब परेशान हो गया। फिर लास्ट में थोड़ा बहुत खाली वनस्पति बच पाएंगे, और उन पे जो आश्रित है खाली वही बचेंगे, ऊपर वाले सब खत्म हो जाएंगे। तो ये कारण हो जाता है। इसी कारण जैव विविधता बचाना जरूरी है, क्योंकि हर जीव का अपना अपना महत्व, हर जीव को रहना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है, देखिए मच्छर का बहुत बोलते बेकार है, ठीक है, सही है, इधर हम लोग के लिए परेशानी है, लेकिन मच्छर का लार्वा बहुत जीव जंतु का भोजन, मछली का भोजन है, बहुत कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं। अब वो खा के अपना पारिस्थितिकी तंत्र चला रहे हैं, तो हर किसी का किसी न किसी रूप से अटैचमेंट है। तो इस कारण पारिस्थितिकी तंत्र को भी संभालने के लिए हम लोग को जैव विविधता पर ध्यान देना पड़ेगा। जैव विविधता का मतलब है जितने तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, उनका संरक्षण, उनका पाए जाना ही जैव विविधता। जैसे भारत विविधतापूर्ण देश है, यहाँ कई प्रकार के भाषाएं मिलती है, कई प्रकार के धार्मिक संस्कार मिलते हैं, कई प्रकार के वेशभूषा मिलते हैं, कई प्रकार के खान पान मिलते हैं ना। तो भारत विविधता में एकता का प्रतीक है कि नहीं? सब राज्य जुड़े हुए हैं, कोई अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। अब तमिलनाडु बोलेगा हम तमिल बोलते तो हम अलग हो जाए, पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। तो विविधता में एकता है। तो देखिएगा बहुत बार हिंदी में या ऐसे भी ऐसे लिखने में आ जाता यही, भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, स्पष्ट करें, निबंध लिखना है, यही लिखना होगा कि विविधता जहाँ पे आ गया मतलब तरह तरह के लोग पाए जाना, ठीक है। अब झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में कितने जनजातीय भाषा बोले जाते हैं, या टोटल यहाँ का लोकल लैंग्वेज कितना है? अरे कम से कम कुछ तो बोलिए। अभी आप लोग सब सेलेक्ट किए थे भाषा, वो तो है, तो 1-2 को तो ज़रूर न बोल सकते हैं। बेसिकली 9 है ना,
5 जनजातीय भाषा है, 4 क्षेत्रीय भाषा है, यही ना है। 5 जनजातीय भाषा में कौन कौन है? मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, संथाली, हो, 5 हो गया। क्षेत्रीय भाषा पंचपरगनिया है। पंचपरगनिया नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, ठीक है। 5 और 4 9, यही ना है। अब और होगा तो हमको नहीं पता, हम यही जानते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्रीय भाषा एक क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, और जनजातीय भाषा जनजाति विशेष में बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे इस एरिया में ले लीजिए, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रांची, इधर क्या है? नागपुरी। इसमें भी थोड़ा बहुत तमाड़ा उधर चल जाइएगा, राहे, बुंडू तरफ, तो उधर पंचपरगनिया है सब, ठीक है। अब बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग एरिया चल जाइए, वहाँ क्या है? खोरठा, ठीक है। तो सबका क्षेत्र है। तो इस तरह से झारखंड में भी देखिए तो बोली के आधार पे कितना विविधता मिल गया, ठीक है। इस विविधता में भी एकता को बनाए रखना ही भारत की पहचान है, ठीक है। उसके बाद खान पान में अलग है, रहन सहन अलग है, किसी का भौगोलिक दृष्टि से विविधता है कि नहीं। राजस्थान कहाँ मरुस्थल, हिमाचल उत्तराखंड कहाँ पहाड़, है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार ले लीजिए पूरा मैदान, इधर हम लोग आ जाइए तो पठार, पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए तो पहाड़ी पहाड़, हिमालय वाला नहीं, बाकी पहाड़, तो बहुत सारा अंतर हो गया। नीचे आ जाइएगा केरला तरफ तो खाली कोस्टल रीजन, यानी क्या बोलते हैं उसको, तटीय क्षेत्र। अंडमान निकोबार चलिएगा तो द्वीप समूह है। भारत में 6-7 गो, तो ऐसा ही क्या हो गया, भौगोलिक दृष्टि से विविधता, वो तो अलग। प्रशासनिक दृष्टि से ही विविधता हो जाता है। कहीं कहीं विधानसभा विधान परिषद दोनों है, हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाकी हम लोग चूँकि राजनीति को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो संविधान से चलता है, और संविधान में जो है ज्योग्राफी तो जब संविधान से नहीं ना चलेगा। क्या संविधान में बोल रहे हैं कि नहीं राजस्थान में वर्षा होगी तो वर्षा हो जाएगी? नहीं ना होगा। तो इसीलिए संविधान में जो जो भाषाएं को मान्यता हम लोग को मानना पड़ेगा, तो सब चीज़ चलता है। तो जब भी याद रखिएगा विविधता का बात है तो इसीलिए। और जैसा बैकलॉग में क्वेश्चन दिया था, नॉर्मल जेपीएससी में तो ऐसा नहीं घुमाता है, लेकिन देखिए साइंस वाला में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रहा है क्वेश्चन। एक ईजी दे रहा है, एक डिफ़िकल्ट दे रहा है। एक साउंड दे दिया बहुत ईजी, और एक दिया था स्थितिज ऊर्जा से जो आसान नहीं था, ठीक है। ऐसा ही नहीं बन पाता। तो वो हमको भी नहीं लगा था कि इतना डीप दे देगा, क्योंकि एक दो जन बोला कि अब जेपीएससी पास साइंस के लिए क्वेश्चन नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन अब घुस घुस के पूछना स्टार्ट कर रहा मेंस में। तो हो सकता है बैकलॉग में मिला दिया था किसको, पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधन को मिलाया था ना। इसमें भी पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को बरकरार रखने के लिए या संतुलित रखने के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है, समझाएं। तो दोनों सब लिंक है, सब एक ही चीज़ है। जैसे जैव पारिस्थितिकी पढ़े थे वही जैव विविधता, बस इसमें अलग अलग प्रकार का पाया जा रहा है, कहाँ रोक रहे कहाँ नहीं रोक रहे, बस उसी पर चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो लिखिए हम लोग क्या, जैव विविधता शब्द का प्रयोग जैविक विविधताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए उसी में जैव विविधता को प्रजातियों के भीतर, जैव विविधता को प्रजातियों के भीतर आनुवांशिक भिन्नता, आनुवांशिक यानी हेरिडिटी, जेनेटिक, आनुवांशिक भिन्नता और आनुवांशिक भिन्नता और एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के, और एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, और एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसका कहने का मतलब है एक आनुवांशिक रूप पे भिन्नता आती है, अलग अलग जीव के नस्ल है वो अलग हो गया। एक होता है क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कहने का मतलब है जैसे CDPO में का क्वेश्चन आया था, नीलगिरी तहर एक पशु है, ठीक है,
जो बेसिकली सिर्फ उधर ही पाया जाता है, और उधर में तमिलनाडु में मेनली पाया जाता है। 5% उसमें पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। तो वो नीलगिरी तहर यहाँ नहीं मिलेगा, तो वहाँ का क्षेत्रीय हो गया ना, वो यहाँ का नहीं हुआ। अब कंगारू ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है, इधर नहीं होता है। बाइसन आपका उत्तरी अमेरिका में बेसिकली पाया जाता है, एक भैंस टाइप का एक प्रजाति है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो क्षेत्र विशेष में होता है। और याद रखिएगा एक बात, जैव विविधता वहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होगा जहाँ क्या होगा, वनस्पति बहुत घना होगा, क्योंकि रेगिस्तान में जैव विविधता उतना घनत्व नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि जो वहाँ के लिए अनुकूल है वही रह पाएंगे, बाकी नहीं रह पाएंगे। मैदानी एरिया में भी कुछ जानवर आपको मिलेंगे, सब नहीं, लेकिन आप जंगल चल जाइए लगभग, और भी घना जंगल है तो लगभग सब तरह के जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। सब छोटा से छोटा कीड़ा, मकड़ा, छिपकली, सबसे बड़ा जानवर था। जैसे सारंडा में क्या बोला जाता है, उड़ती हुई छिपकली भी मिलता है ना, वो सब जगह नहीं मिलेगा। तो क्यों, सारंडा बहुत घना है। बोला जाता है कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पे नहीं पड़ पाता। पृथ्वी पर पड़ने का मतलब धरती पे, पेड़ पौधा इतना घना है कि उसको रोक लेता है। ठीक है, तो बहुत सारा पेड़ पौधा मिलेगा, बहुत सारा ये मिलेगा। इसी के लिए बहुत जगह आप देखिएगा बॉटनिकल गार्डन बनता है, ताकि पब्लिक आके देख पाएँ कि कौन सा पेड़ कैसा है, कौन सा पेड़ नहीं है। जैसे नक्षत्र वन एक बना रांची में भी, वहाँ बहुत सारा पेड़ को दिखाया गया था, ये पेड़ है, वो पेड़ है, मछली घर है, मछली घर में तरह तरह का मछली। तो सब क्या है, जैव विविधता का प्रकार है। तो एक क्षेत्र विशेष में पाना, एक अनुवांशिक रूप से पाना, अलग अलग बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जैव विविधता, आगे नेक्स्ट लाइन से लिखिए। जैव विविधता समाज को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक इकोलॉजी, पारिस्थितिक कॉमा सामाजिक, सोशल या सोशोलॉजी, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, ये इसलिए बोले आर्थिक और सामाजिक लाभ, क्योंकि ये आपको हम खाद्य श्रृंखला में बता चुके हैं कि अगर वैरायटी होगा तो पब्लिक हर वैरायटी को खाएगा, अगर एक वैरायटी होगा तो उसी पे आश्रित हो जाएगा। तो जैव विविधता जब अलग है, यानी कहने का मतलब है आपके पास चिकन का भी ऑप्शन है, मटन का भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मिला ना, तो क्या हो गया, विविधता। अगर सिर्फ चिकन रहता तो विविधता नहीं होता, सिर्फ उसी को ना खा रहे हैं। अभी आप बाहर निकले यहीं मोराबादी में, तो खाने का विविधता मिल रहा है ना, चाउमीन, लिट्टी, इडली, डोसा, चाट, फुचका सब है, मोमो सब है। आप जाइएगा तो आपके पास विविधता है, आपको जो अच्छा लगेगा आप खा सकते हैं। तो आपके लिए क्या बढ़ गया, एक सबके लिए आर्थिक स्रोत बढ़ गया ना, उसका भी आर्थिक स्रोत आपके लिए भी हो गया कि नहीं ये महंगा, ये हम खाएंगे, तो आपके लिए भी आर्थिक हो गया ना कि नहीं ठीक है मेरा पैसा बचेगा, होगा ना। तो इस हो गया। दूसरा हो गया आपको जो इच्छा होगा वही आप खाइएगा, तो क्या हो गया, विविधता। उसी तरह समाज बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में या पर्यावरण में जितना विविधता पाया जाएगा सबके लिए उसी तरह अनुकूलित होगा, क्योंकि कुछ जानवर कुछ विशेष चीज़ खा पाएगा, सब नहीं खा पाएगा। तो अगर इसमें विविधता होगा तो सांप के लिए 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा खाना का, चूहा हो जाएगा, गिलहरी हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, होगा ना। नहीं तो अगर विविधता नहीं होगा तो मान लीजिए सिर्फ चूहा, तो उसके पास चूहा ही होगा। और अगर उस क्षेत्र में जहाँ वो रह रहा वहाँ चूहा ख़त्म हुआ तो फिर ये परेशान, ये दूसरा एरिया जाएगा, दूसरा एरिया में हो सकता है दूसरे ही सांप से टकराव हो या किसी और जीव जंतु से टकराव हो जाएगा, इसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, होगा ना। अगर वो मानवीय बस्ती में आएगा तो मानव और दोनों के लिए खतरा है ना, दोनों के लिए खतरा। रात में सोए हुए खिड़की से घुस गया, गेट से घुस गया, और जब उठे तो सीधा यहाँ बैठा हुआ, तो आदमी के लिए तो खतरा, उस समय तो कुछ नहीं ना कर पाएगा। अब सांप ही या तो डस के चल जाएगा, आदमी समाप्त, और नहीं तो अगर दिन में पता चला तो आदमी मार के उसको समाप्त कर देगा। यही होता है ना। तो
क्या हुआ, टकराव हुआ तो प्रजाति के विलुप्त होने का फिर खतरा हो जाएगा। और जितना जैविक विविधता होगा, पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, संतुलित होगा, क्योंकि किसी के भी खत्म होने की संख्या कम हो जाएगी। कम होने का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही चीज़ पे आश्रित नहीं होगा। अगर यहाँ सिर्फ एक आम का पेड़ होगा तो अभी सब पब्लिक नहीं खा लेंगे उसको तुरंत, लेकिन 10 आम का पेड़ है तो आम का चलने का थोड़ा मतलब आम रहने का स्थिति थोड़ा 1-2 महीना टला जाएगा, रहेगा ना, एक बार में तो सब नहीं ना खा लेगा। अब शुरू बोले थे कि लालच अलग बात है, और मानव क्या है, अब वो भले है कि 10 पेड़ का 10 पेड़ का आम तोड़ ले, हम देवे नहीं करेंगे किसी को, और रख ले, भले ख़राब हो रहा है तो ये अलग बात है। नहीं तो अगर जनरली बात किया जाए तो अगर जैसे हम ही लोग हैं तो अरे आज इसका तोड़ो, 10 आम तोड़े, अगला पेड़ का अगला दिन, तो ऐसे बढ़ेगा ना, एक बार में ख़त्म नहीं होगा। वही चीज़ है यहाँ, अगर जितना प्रजाति मिलेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वनस्पति का जितना प्रजाति मिलेगा उतने हमें कंद मूल मिल सकते हैं, फल मिल सकते हैं, अलग अलग जड़ी बूटी मिल सकते हैं, औषधि मिल सकती है, सौंदर्य के सामान मिल सकते हैं, मिलेंगे ना। फिर अगर किसी का धार्मिक आस्था है तो वो भी बरकरार रहेगा। बहुत सारा का बहुत विलुप्त होता प्रजाति पे आस्था है ना, जैसे जनजातियों में टोटम होता है ना, जानते कि नहीं, जैसे कछुआ है, चिड़िया है, कोई पेड़ है खास करके, तो ये सब होता है। जैसे कछुआ शायद कच्छप टाइटल लिखते हैं, है ना, वैसा बहुत सारा है। किसी का नील गाय है, शायद संथाली में है नील गाय, ऐसा ही बहुत सारा चीज़ है। मछली है, कोई ये है वो है, तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये कब तक बरकरार है, जब जैव विविधता है। अगर एक बार वो प्रजाति विलुप्त हुई तो आप खोजिए कहाँ, मुश्किल से एक पेड़ मिल सकता है, एक जानवर मिलेगा, वो भी अब पब्लिक पे तो कुछ बोल नहीं सकते। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, तो पारिस्थितिकी तंत्र बरकरार होगा, और पारिस्थितिकी तंत्र बरकरार है तो सभी के लिए अनुकूल दशाएं होंगी, नहीं तो फिर ये मुश्किल है। इसलिए इतना हम बता रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब भी सवाल आए अपने से लिंक जोड़िएगा, और अपने से अगर लिंक जोड़ना सीख गए तो हम इतना बोल रहे हैं, आप यूपीएससी का भी सवाल सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी यही करता है, इसके साथ उसको अटैच कर देगा। और अगर अटैच किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो नोट्स में लिख ले नहीं था, ये तो हम आज तक पढ़वे नहीं किए। तो वैसा नहीं है, आप इसी से उस पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन कर देगा। तो अब तो कर पाइएगा नहीं से पारिस्थितिकी तंत्र को, वही चीज़ था सब जीवों का आवास, सबका यही रहना है, और उस रहने में जैसे जैसे अनुकूलन होगा सब अपना अपना काम करेगा, सबका काम हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र बरकरार रहा। आया समझ? तो इसीलिए बोल रहे हैं, याद रखिए कॉन्सेप्ट और उसको लिंक करना सीखिए, सब क्वेश्चन बनेगा सब। और अगर कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं ना, यही सब आपको काम दे के उसको बढ़वाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में आप फंस गए, आपको समझे में नहीं आ रहा पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य, तो क्या कीजिएगा, इसी को बढ़ाइएगा ना, कि जैव विविधता जितना ज़्यादा होगा भोजन की उपलब्धता उतनी ज़्यादा होगी। भोजन की उपलब्धता होगी तो यही मुख्य कार्य किसका है, पारिस्थितिकी तंत्र का। खाद्य जाल पढ़े थे ना, खाद्य श्रृंखला, और हम इस बार भी एग्जाम में बोलते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र से आएगा, आया ना जी, पिरामिड आया ना, हम बोले थे आएगा, इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि आया नहीं था, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वो तो देखिए पर्यावरण वाला हम लोग थोड़ा पढ़ते नहीं हैं, नहीं तो अभी का बहुत ये सब हॉट टॉपिक चलता है। रामसर स्थल देखिए बढ़ते जा रहा है, भारत में कितना हो गया, 82, 2 को बिहार का मिला है ना पक्षी अभ्यारण्य को, नागी और नकटी, जमुई जिला, तो 82 हो गया, ठीक है। 75 था, देखिए 6 महीना के अंदर 82 हो जा रहा, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ख़त्म होगा तो फिर नहीं आएगा वापस। ये कोयला ख़त्म होगा तो कोई ला सकता है, यही चीज़ है। जल ख़त्म होगा तो कोई ला सकता है, नहीं ला सकता, बहुत मुश्किल है। वो प्रकृति ही दर प्रदान कर सकती है, तो अपने से बहुत मुश्किल है। देख लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थिति, पानी का बहुत समस्या हो गया। दिल्ली का देखिए मार चल रहा है, वहाँ का मंत्री अनशन में बैठ गया है कि हमको हरियाणा पानी दे, हिमाचल पानी दे, ठीक है। और अगर टैंकर आ रहा है तो बाल्टी बाल्टी चल रहा है वहाँ कि हम लेंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाए। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी कोई एग्ज़ाम दीजिए ये सब से निबंध या ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और एक बार ये सब समझ लीजिएगा ना, तो कोई भी एग्ज़ाम में नहीं फंसिएगा, आराम से पीटी भी बनेगा, मेंस भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखिए, मानव सभ्यता को
विभिन्न परितंत्रों से, मानव सभ्यता को विभिन्न परितंत्रों, परितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र, मानव सभ्यता को विभिन्न परितंत्रों से जैविक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। मानव सभ्यता को विभिन्न परितंत्रों से जैविक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि पानी, वायु, भोजन, चारा समझ गए ना, जानवरों का देने वाले भोजन को चारा बोल देते हैं, चारा आदि की आवश्यकता पूरी की जा सके, आदि की आवश्यकता पूरी की जा सके, आदि की आवश्यकता पूरी की जा सके। ठीक है। और देखिए जितना चीज़ है वो सब किसके लिए होता है? बेसिकली मानव के लिए, क्योंकि जीव जंतु और वनस्पति के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर पेड़ है तो पेड़ के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मृदा, पानी, सूर्य का प्रकाश और वायु तो खैर है ही, यही 3 चीज़ चाहिए। उसके अलावा उसको नहीं चाहिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो सब अपने अनुसार कर लेगा। शेर है तो शेर को क्या चाहिए? सिर्फ शाकाहारी जंतु, और वो भी कोई खास शाकाहारी जंतु को उसको मिलते रहा, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मानव ही ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रजाति है जिसको सब कुछ चाहिए। उसको खाना भी चाहिए वैरायटी का, रहने के लिए वैरायटी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, पहनावा चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो सारा कुछ मिलेगा कहाँ से? प्रकृति से। और प्रकृति में आधा चीज़ निर्जीव से चलिए मिल गया हमको, कोयला, पेट्रोल, ये सब निर्जीव चीज़ें मिल गया, जैविक घटक, पानी मिल गया, चट्टान मिल गया, उससे मिनरल्स मिल गया, सब हो गया। लेकिन बहुत चीज़ हम लोग कहाँ से मिलेगा? जैविक घटक। लकड़ी जिस पे हम लोग बैठ रहे हैं अभी, वो किससे मिला? पेड़ पौधा, पेड़ से। पेड़ क्या हो गया? जैविक घटक। वो कटा तो हम लोग को लकड़ी मिला। कपड़ा किससे बन रहा है? जीव जंतु या पेड़ पौधे से। जैसे कपास का खेती हुआ, उससे कपड़ा मिला। रेशम क्या हुआ? कीड़ा, उससे हमको मिला तो हम कपड़ा बन। तो हम लोग दोनों पे आश्रित हुए। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? शोषण करेंगे ना। कागज़ जो लिख रहे हैं किससे मिला? पेड़। सवई घास करके आता, उसी से बनता हुआ। जो हम लोग चप्पल जूता पहन रहे क्या है? चमड़ा है ना। चमड़ा अभी ना रैक्सीन आ गया, चलिए ठीक है। वो चमड़ा किससे? जीव जंतु, जानवर। तो देखिए सब किसी न किसी तरह हम लोग जैव विविधता यानी प्रकृति पर ही निर्भर है। इसलिए वो लिखे हर पारिस्थितिकी तंत्र से हमें मिलता है। हम घर को सजाने के लिए एक्वेरियम रखते हैं, मछली फिश टैंक, मछली को लाए तो जलीय परितंत्र से हम लाए ना, उसको खाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। फिर मछली का उपयोग कई दवाई बनाने में किया। मछली का तेल, या कोई चोट लग जाता, जख्म हो जाता तो उसका जो क्रीम आता उसमें देखिए मछली का ऑयल बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो कारण क्यों है? सब चीज़ हम लोग प्रकृति से लेते, इसलिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। और जितना ज़्यादा वैरायटी होगा उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हो, वही जैव विविधता। इसका सीधा एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, अगर मान लीजिए रांची ही का बात करें, रांची में अगर सिर्फ रेहू मछली, समझ रहे ना, जो खाया जाता आम रेहू मछली मिले तो पब्लिक क्या करेंगे? खाली वही खरीदेंगे। तो एक समय तो रेहू मछली ख़त्म होने के कगार पे हो जाएगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका निकल रहा उतना उत्पादन नहीं ना है। लेकिन अभी क्या हो गया कि मछली में बहुत सारा प्रजाति मिल गया। रेहू है, कतला है, और क्या क्या होता है, एक पहाड़िया मछली भी शायद बोलते हैं, जो थोड़ा बड़ा टाइप से होता है, वो भी खाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? आपको विभिन्नता उसमें मिल गया, जैव विविधता मिल गया। जब जैव विविधता मिल गया तो अब क्या हुआ? कोई आप लिए रेहू, ये लिए कतरा, तो क्या हुआ? सबका बराबर से उपभोग हुआ, तो किसी एक का ख़त्म होने का खतरा कम हो जाएगा, तो बरकरार रह गया। इसीलिए जैव विविधता जरूरी है। ठीक है, आगे लिखिए।
नेक्स्ट लाइन से लिखिए, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि, या वैज्ञानिकों का मानना है कि, जो भी लिखिए, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि या मानना है कि संसार में वनस्पति एवं जीवों की, संसार में वनस्पति एवं जीवों की, वनस्पति एवं जीवों की लगभग 50 मिलियन, लगभग 50 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं। परंतु अभी तक 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ ही पहचान हो पाई हैं जो हमें ज्ञात हैं। ठीक है, तो याद रखिए इतना ज़्यादा है, उसमें से इतना ही को हम लोग अभी क्लासीफाई कर पाए हैं, आइडेंटिफाई कर पाए हैं, यानी खोज पाए हैं कि अच्छा ये भी जानवर है, ये भी जानवर है, ये है, वो है, सब कुछ। और एक बात और, प्रजाति हर जगह पाया जाएगा, रेगिस्तान में भी पाया जाता है, घास के मैदान में भी पाया जाता है, घने जंगलों में पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में भी पाया जाता है, हिमालय में भी पाया जाता है ना, सब जगह। तो ऐसा पृथ्वी का कोई स्थान नहीं जहाँ नहीं पाया जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। रेगिस्तान में जंगलों की, वनों की अपेक्षा कम पाया जाएगा, बर्फीले स्थान में कम पाया जाएगा, मैदानी इलाकों में कम पाया, इस तरह से हो सकता है, लेकिन पाया जरूर जाएगा। जैसे अगर हम बात करें भारत में, तो सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा भारत में? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पाया जाएगा ना। उधर चल जाइए पूर्वी क्षेत्र में, मेघालय का जंगल, ये सब में। आप थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में चल जाइए, क्योंकि जंगल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, इसीलिए चीता को लाए तो वहीं रखे, कूनों में। तो बहुत सारा नेशनल पार्क है, तो है, भारत में भी है। ठीक है, अमेजन चल जाइएगा तो और ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि वो सबसे घना वर्षा वन है, ज़बरदस्त है वहाँ, तो वो सब आपको मिलेगा। तो इसीलिए पाया सब जगह जाएगा, लेकिन सबका रेट कम हो सकता है, मतलब संख्या कम हो सकती, कम है, ज़्यादा है, इस तरह से, लेकिन पाया सब जगह जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि वहाँ का इग्नोर कर दिया, यहाँ का ले लिया, ऐसा नहीं, सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, उसी को लिखेंगे। अलग अलग प्रजातियों का, आगे लिखिए, अलग अलग प्रजातियों का, अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग परिवेश में, अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग परिवेश में अनुकूलन होता है। अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग परिवेश में अनुकूलन होता है। अनुकूलन होना का मतलब उनके लिए अनुकूल होना, यानी उनके लिए अच्छा स्थिति होना। जैसे आपके लिए अनुकूल दशा क्या है? किसी किसी के लिए लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बहुत अनुकूलित है, लेकिन कोई कोई लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, आप लोग में भी से कोई होंगे जो ज़बरदस्ती भले चल जाए, लेकिन लाइब्रेरी में बैठते हैं 10 मिनट, बाकी समय बाहर, यही पेड़ के नीचे। ठीक है, यही होगा। या ज़बरदस्ती का कान में लगा लेंगे और वीडियो देखने लगेंगे, भले क्लासे को देखें लेकिन देखने लगते हैं। कारण है वो लाइब्रेरी में एकाग्रचित्त नहीं हो पाते। और कुछ कुछ जन लाइब्रेरी में बहुत शानदार पढ़ते हैं, 8-8 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं। होता है ना, बहुत जन घर में पढ़ पाते, बहुत जन ऐसा जगह में पढ़ पाते जो खाली हो, शांत हो। तो सबका अलग अलग, तो अनुकूल दशाएं सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, आपके लिए अनुकूल दशा वही होगा जो आपको अच्छा लगे। आपका अनुकूल दशा ये नहीं होगा कि अब धूप में रोड में घूम रहे हैं,
आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको वही अच्छा लगेगा जब धूप कम हो तब घूम रहे हैं तो ठीक है, तो होता है ना। तो अनुकूल दशाएं हैं सबका, वही चीज़ लिख रहे हैं। सब प्रजाति का अलग अलग परिवेश में अनुकूल दशा होता है, ठीक है। आगे लिखिए, पर्वतों से लेकर समुद्र की खाइयों तक। हाँ आगे लिखिए, कंटिन्यू। पर्वतों से लेके समुद्र की खाइयों तक। खाई को ट्रेंच बोल सकते हैं ना, गर्त। पर्वतों से लेके समुद्र की खाइयों तक, कौमा, उत्तरी ध्रुव से लेकर, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से लेकर अमेजन के वर्षा वाले वन तक। उत्तरी ध्रुव से लेकर अमेजन के वर्षा वाले वन तक जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। वर्षा वाले वन तक जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है। और पहले भी पारिस्थितिकी तंत्र में भी बताए हैं कि जैवमंडल किससे किससे मिलकर बना है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वही क्या है? जैवमंडल। वहीं पे जीवन अधिकतर पाया जाएगा। उसके अलावा जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीवन के लिए ये तीनों दशाएं हम लोग के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। वायु नहीं रहा तो 5 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट में खेल ख़त्म होगा ना। सिर्फ मानव का ही नहीं, सभी जीव जंतु का, सबका 5 मिनट। जल नहीं रहा 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, चलिए 1 महीना जल जरूरी। भोजन नहीं रहा या स्थल नहीं रहा रहने का। अब देखिए, जो रह रहे वो अलग बात है, वो अलग है, वो हम नहीं बोल रहे, लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पे बात कीजिएगा तो ज़रूरी है ना। उसी तरह अगर घर, आवास, वस्त्र नहीं रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन, बहुत मुश्किल। फिर उस संघर्षी हो जाएगा जीवन, तो इतना आसान नहीं। इसीलिए वो याद रखिएगा, जैवमंडल में ही जीवन मौजूद है और उसी में विविधता पाया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो बहुत कम होगा। तो वर्षा वाले वन तक जीवन पाया जाता है। जीवन और उसकी विविधता, जीवन और उसकी विविधता, जीवन और उसकी विविधता जैवमंडल में विद्यमान है। जीवन और उसकी विविधता जैवमंडल में विद्यमान है। बायोस्फीयर, जैवमंडल वही ना होगा। जैवमंडल में विद्यमान है, जो मूल्यतः स्थलमंडल, लिथोस्फीयर ना, स्थलमंडल, कॉमा जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, कॉमा जलमंडल और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को देखिए कहीं कहीं वातावरण लिख देगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। वातावरण वायुमंडल का समग्र रूप है, का समग्र रूप है। ठीक है, ये तीनों में जो पाया जाता है जैवमंडल, उसी में अलग अलग तरह के जीव जंतु का पाए जाना ही क्या हो गया? जैव विविधता। ठीक है, इनके बिना जीवन की संकल्पना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे अच्छा ज्योग्राफी का ही बात है, खैर ठीक है, वो तो बाद में देखा जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति में यानी जो महादेश ये सब बने, ये सब को उत्पत्ति आप लोग कुछ जानते हैं? पैंथालासा था, पेंजिया था, प्लेट टेक्टोनिक हुआ, नीचे से वेव्स आया, प्लेट को तोड़ा। पढ़े ना जी साहब लोग? ये सब तो पढ़े होंगे। पैंथालासा टूटा था कि पेंजिया टूटा था? पेंजिया टूटा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव गया, एक अंगारा लंड बना, एक गोंडवाना लंड बना।
गोंडवाना लैंड किधर बना, दक्षिणी ध्रुव तरफ, अंगारा लैंड उधर, बीच में पानी आ गया, वो क्या कहलाया, थेसिस सागर। उसके बाद पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड फिर टूटने लगा, और फिर धीरे धीरे थेसिस सागर भी टूटते टूटते एक हिमालय में कन्वर्ट हो गया, हुआ ना, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से बना ना, जिसमें किसका वलय हो गया, दोनों का वलय हो गया, दोनों मिलके हिमालय बन गया। थोड़ा बहुत थेसिस सागर का भी अवशेष कहाँ पे है, भूमध्य सागर, बीचों बीच न है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। और देखिए अभी भी प्लेट मूव कर रहा है, अफ्रीकन प्लेट किधर मूव कर रहा है, यूरेशिया प्लेट के तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो भूमध्य सागर बंद हो रहा है धीरे धीरे, अभी ओपन है, अटलांटिक महासागर मिल जाता है ना, धीरे धीरे वो बंद हो रहा है। भारत का स्थिति थोड़ा थोड़ा उत्तर की ओर जा रहा है, ये सैटेलाइट का व्यू है, इतना तुरंत नहीं पता चलेगा, हर साल 1 सेंटीमीटर, तो बहुत बड़ा देश, आपको पता नहीं चलेगा, तो समय लगेगा। हो सकता है धीरे 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 भूमध्य सागर भी गायब हो जाए। भूमध्य सागर हो सकता है पर्वत में बदल जाए, मतलब वहाँ से पानी हट के पर्वत हो जाए या प्लेन पठार हो जाए, कुछ भी हो सकता है, नहीं बोला जा सकता। तो ये सब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय का बात है, इसीलिए पैंथिया, पैंथालासा, ये सब अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो पढ़िएगा, अगर कहीं मौका मिला तो फिर ये सब होगा डिस्कस, नहीं है तो फिलहाल जो है वो यही। तो उस समय से जो भी हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति बना, पृथ्वी गर्म था, ठंडा होते गया होते गया होते गया, प्लेट टूट के बनते गए, तब जाके महाद्वीप बने, चारों तरफ पानी आया, थोड़ा ठंडा हुआ, वनस्पति का उद्भव हुआ, तब जाके उसमें जीव जंतु का आया, फिर जीव जंतु के बाद जानवर आए, जानवर के बाद फिर हम लोग का, हम लोग बोलते हैं ना चिंपैंजी, बंदर का, उसमें अनुकूलन होते गया, तब मनुष्य रूप हुआ। यही था ना जैव विकास। तो उसी आधार पे हम लोग सारा कुछ को देखते हैं कि कौन कब कहाँ जरूरी है, तो जैव विविधता उसी के अनुसार आता है। जैसे अगर चाइना में बात कर लीजिए तो चाइना में जैव विविधता मतलब जैव विविधता वनस्पति और जीव जंतु का नहीं, मानव में बोलेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ एक ही भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा, चाइनीज़, मंदारिन, जो विश्व का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, मंदारिन। तो देखिए वहाँ मंदारिन ही सिर्फ बोला जाता है। वहाँ खान पान वेशभूषा लगभग एक जैसा है, लगभग, पूरा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ भी भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है। मंगोल साइड में थोड़ा रेगिस्तान का एरिया चल जाता है, इधर समुद्री तट हो गया, दक्षिणी चीन सागर, इधर भारत तरफ हिमालय से टकरा रहा है, तो बहुत सारा चीज़ है, वहाँ भी है भौगोलिक, लेकिन अधिकतर बोला जाता है। इसलिए देखिए वहाँ पे परेशानियाँ कम हैं। कम कहने का मतलब राजनीतिक परेशानी कम है, वहाँ पे ये सब क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब नहीं चलता है, इसीलिए वो देखिए डेवलप है। अमेरिका को देख लीजिए, एक भाषा इंग्लिश है ना, तो इसलिए। लेकिन भारत में थोड़ा सा यही सब का दिक्कत है, नहीं तो भारत में भी एकता है, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक एकता नहीं है। कोई इस मुद्दा पे सपोर्ट करता है, कोई उस मुद्दा पे सपोर्ट करता है। एक मुद्दा पे सपोर्ट पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल है। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, कौन सा संविधान संशोधन था, 128वां विधेयक था और 106 अधिनियम था, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। उसमें भी विपक्ष में भी वोट पड़ गया, सोच लीजिए, नहीं चाह रहा था कोई जन, पक्ष में तो पड़ा ही पड़ा, अधिकतर विपक्ष में भी दे दिया कि नहीं होगा। तो इसीलिए बोले ना बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन कुछ मुद्दा जो जनहित में हो, राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र की सुरक्षा, उस पर एक मुद्दा होना चाहिए। बाकी राजनीति अपना जगह, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ में होना चाहिए, इसलिए जैव विविधता वहाँ कम है, ठीक है। उसी में आगे लास्ट लिखिए, जैव विविधता विभिन्न जीवनों का समग्र रूप है। जैव विविधता विभिन्न जीवनों का समग्र रूप है। ठीक है।